चांद की सैटेलाइट इमेज को थोड़ा करीब से देखिए। आपको अभी भी धूल में पैरों के निशान और कैप्सूल का कुछ हिस्सा दिखाई देगा, तब जब आखिरी बार इंसान चांद पर पहुंचा था। ये था अपोलो 17, जो अब 50 साल से भी पहले की बात हो गई है। स्पेस रेस का आखिरी मिशन जिसने इंसान को चांद पर पहुंचाया था। लेकिन अब चांद पर फिर से लौटने की एक नई दौड़ शुरू हो रही है। तो अब क्यों और इस काम में इतना वक्त क्यों लग गया? इस स्पेस रेस को समझने के लिए हमें पहले वाली रेस को समझना होगा। पहली स्पेस रेस जो 1960s में हुई थी, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच ये दिखाने के लिए हुई थी कि तकनीकी तौर पर कौन कितना सुपीरियर है, जो कि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल खींचतान का हिस्सा था, जिसमें ये साबित करने की होड़ थी कि दुनिया का असल सुपर पावर देश कौन है। सबसे पहले रूस ने एक ऑब्जेक्ट, एक जानवर और एक इंसान को ऑर्बिट में पहुंचाया। लेकिन 1969 में अमेरिका ने सीधे चांद पर ही इंसान को भेजकर रेस जीत ली। 1972 आते तक तो 12 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए, लेकिन फिर ये मिशन बंद पड़ गए। अमेरिका ने 1972 के बाद इसे जारी इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये चांद को एक्सप्लोर करने का प्रोग्राम काफी महंगा पड़ रहा था, कई बिलियन डॉलर का खर्चा। और प्रेसिडेंट निक्सन ने उस वक्त इस बात का इशारा किया कि हम वहां पहुंच चुके हैं और उससे भी जरूरी हम इस रेस में सोवियत यूनियन को भी हरा चुके हैं। लेकिन अमेरिका ने चांद पर लौटने की बात करना बंद नहीं किया। Back to the moon, back to the future. Returning to the moon is an important step for our space program. लेकिन फिर ध्यान सैटेलाइट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी प्राथमिकताओं पर जाने लगा। इस बीच चाइना भी चांद पर जाने की योजना बना रहा था। 2006 में चीन के चीफ साइंटिस्ट ने कहा कि ल्यूनर एक्सप्लोरेशन यानी चांद में संभावनाएं तलाशना दरअसल किसी भी देश की ताकत को दिखाता है। और 2013 में चीन ने चांद पर एक मानव रहित क्राफ्ट भेजा, जो 70 के दशक के बाद से किसी ने नहीं किया था। इसने अमेरिका के कान खड़े कर दिए। The directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery. चीन ने ये साफ किया है कि वो 1960s में अमेरिका की सफलता की बराबरी करना चाहता है और चांद पर इंसान को भेजना चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन ये काम अकेले करे, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले सालों में चांद पर इंसान को फिर से भेजना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका के पास एक मल्टी स्टेज प्रोजेक्ट है, आर्टेमिस। इसमें पहला स्टेप था 2022 में चांद के लिए एक मानव रहित ऑर्बिट। दूसरे स्टेप में एस्ट्रोनॉट्स 50 साल में पहली बार चांद के चक्कर लगाएंगे। लेकिन तीसरे स्टेप में चांद की सतह पर इंसान को भेजने की किसी भी तरीके की योजना 2027 से पहले की नहीं है। पहली रेस के मुकाबले इस बार प्रोग्रेस जरा धीमी है। इसकी एक वजह है सेफ्टी। उस वक्त रिस्क लेने की जो भूख थी ना, वो अभी से कहीं ज्यादा थी। कई मायनों में अपोलो एस्ट्रोनॉट्स काफी लकी भी रहे। स्पेस एक रिस्की बिजनेस है। रॉकेट सैकड़ों टन विस्फोटक ईंधन से बना होता है। नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर पहुंचाने के लिए एक नया रॉकेट बनाया है जिसका नाम है द स्पेस लॉन्च सिस्टम। और प्राइवेट कंपनियां जैसे स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन लैंड करने के लिए तकनीक बना रही हैं। ये लागत को कम करने की एक तरीके की कोशिश है। लेकिन कुछ का कहना है कि ये उन कई कारणों में से एक है जिसने आर्टेमिस प्रोग्राम में देरी की। Look at the architecture that we have developed to land American astronauts on the moon. Fire. It is extraordinarily complex. It is highly unlikely that we will land on the moon before China. चीन का इरादा 2030 तक इंसान को चांद पर भेजने का है।
और उसका कहना है कि वो यूएस से किसी रेस में नहीं है। 中国无意和任何国家搞太空竞赛，我们也不谋求所谓的太空优势。 लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि चीन स्पेस पावर बनना चाहता है और अमेरिकी अधिकारियों का इस बात को लेकर रुख काफी साफ है। We cannot lose the moon and lose the race to the moon to China. If we fall behind, if we make a mistake, we may never catch up, and the consequences could shift the balance of power here on Earth. अमेरिका और चीन की योजना तैयार होने के साथ ही चांद के लिए भी 2 तरह के प्लान हैं। एक तरफ तो यूएस की अगुवाई वाला आर्टेमिस अकॉर्ड्स है, जिससे 60 देशों ने साइन किया है, जिसमें भारत भी शामिल है, जो खुद स्पेस में जाने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ चीन का इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन है, जिसमें रूस मेन कोलैबोरेटर है और इनके साथ करीब 10 देश हैं। अमेरिका और चीन चांद पर अपना परमानेंट बेस बनाने का इरादा रखते हैं और जो पहले वहां पहुंचेगा वही बढ़त हासिल करेगा। चांद का साइज अफ्रीका जितना है और उसके कुछ ही हिस्से हैं जहां संसाधन है। आप वहां अगर पहले पहुंचे तो वहां अपना एक परमानेंट ढांचा खड़ा कर सकते हैं और फिर कोई और देश आया तो उसे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। फोकस चांद के साउथ पोल पर है क्योंकि उसके गहरे गड्ढों में जमा हुआ है पानी। ये चांद पर इंसानी जीवन के लिए बेहद अहम है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एस्ट्रोनॉट्स इससे प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन इसलिए भी कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है और ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है ताकि सांस लेने के लिए हवा मिल पाए। यही नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके रॉकेट फ्यूल भी बनाया जा सकता है, जो स्पेस के लिए फ्यूचर प्लान्स में काम आएगा। We will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond. इनका तर्क ये है कि चांद हमारे लिए एक ऐसे ढांचे, ऐसी मानव कुशलता की नींव का काम करेगा जहां आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए चांद के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कुछ संसाधन तो चांद की धूल में छुपे हैं, जैसे हीलियम 3 जो एक दिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स के काम आ सकता है, और ये धरती पर बहुत ही कम और महंगा पाया जाने वाला रिसोर्स है, लेकिन इसे चांद की सतह से निकालने की कोशिश अभी नहीं की गई है। आपको तमाम इक्विपमेंट चांद पर भेजने होंगे, फिर तमाम तरह की प्रोसेसिंग करो, हीलियम 3 को लेकर धरती पर सुरक्षित लाना होगा और फिर उसे यूज कर पाएंगे, और इन सब की लागत अच्छी खासी है। लेकिन क्या ये इतने फायदे का सौदा होगा? And liftoff of Artemis 1. We rise together. ये चांद पर नई रेस की कई अनबूझी पहेलियों में से एक है, लेकिन इरादे काफी साफ हैं। हली रेस मिशंस पर आधारित थी। आज की जो स्पेस रेस हम देख रहे हैं वो इस बारे में है कि हम क्या कर रहे हैं। बात सिर्फ एक मिशन की नहीं है, हम जो कुछ कर रहे हैं वो मिलकर ऐसी क्षमता को तैयार कर रहा है जिसके जरिए हम स्पेस को टिकाऊ और लंबे वक्त के लिए इस्तेमाल कर सकें।